Hello friends, I hope you and your families are doing good and that you all are liking this series of CA Final SFM Theory Revision videos. If you like the video, please hit the like button and share your comments in the comment section below. Also subscribe to the channel for more such videos. तो चलिए शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं, गणपति पापा मोरिया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कैपिटल बजटिंग, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल बजटिंग के नाम से जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनपीवी एंड आईआरआर। तो एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में क्या डिफरेंस है वो हमें बताना है। तो एनपीवी और आईआरआर मेथड जो होता है वो डिफर करता है इन द सेंस कि जो उनके रिजल्ट्स होते हैं रिगार्डिंग चॉइस ऑफ अ सर्टेन एसेट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस आर म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी अंडर दीज टू मेथड्स। यानी कि जब भी हमें एक एसेट की चॉइस करनी होती है अंडर गिवन सर्कमस्टेंसेस तो उसमें वो म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कभी कभी। यानी कि एक जना दूसरा आंसर बताएगा, एक जना बोलेगा एक्सेप्ट करो, एक जना बोल सकता है रिजेक्ट करो, तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर देते हैं। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट होते हैं तब ये बात आती है उनके कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स की। जो डिफरेंट रेटिंग होती है वो किस वजह से होती है? इट इज ड्यू टू द साइज डिस्पैरिटी प्रॉब्लम, साइज में डिफरेंस होता है उसके लिए। फिर टाइम डिस्पैरिटी प्रॉब्लम, टाइमिंग में जैसे कि हम बोल सकते हैं कैश फ्लोज का टाइमिंग जो होता है वो अलग होता है। यहाँ पे साइज का मतलब होता है कि कैश फ्लो की अमाउंट जो है वो डिफर कर रही है। और लास्टली पॉइंट आता है कि अनइक्वल एक्सपेक्टेड लाइफ। फिर बताया गया है कि जो एनपीवी होती है वो एक्सप्रेस की जाती है इन द फाइनेंशियल वैल्यू। जैसे कि हम देखते हैं कि कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो माइनस कैश इनफ्लो, यानी कि आपको एक रुपीज में अमाउंट आएगी, यानी कि फिगर्स फाइनेंशियल वैल्यू में आएगी। और वहीं आईआरआर जो होता है वो हम रेट के ऊपर करते हैं, इसीलिए वो परसेंटेज टर्म्स में डिफाइन होता है। यानी कि यहाँ पे आईआरआर में हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है उससे कंप्यूट करते हैं और यहाँ पे हम उनके नेट कैश फ्लोज के हिसाब से एनपीवी निकालते हैं। और इन दोनों में एक और डिफरेंस इस वजह से आता है कि जो एनपीवी मेथड होता है उसमें जब भी हम बोलते हैं कि जो री इन्वेस्ट होगा, जो भी अमाउंट होगी तो वो री इन्वेस्ट होती है एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट के ऊपर होती है। लेकिन आईआरआर मेथड में जो भी री इन्वेस्टमेंट होती है वो आईआरआर रेट्स पर ही होती है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। तो इस अप्रोच में क्या होता है, ये अप्रोच जो है वो रिकॉग्नाइज करता है रिस्क इन कैपिटल बजटिंग एनालिसिस बाय एडजस्टिंग द एस्टिमेटेड कैश फ्लो एंड एम्प्लॉय रिस्क फ्री रेट टू डिस्काउंट द एडजस्टेड कैश फ्लो। तो इसमें जो हम क्या करते हैं, मोस्टली हम आईआर मेथड या कुछ और मेथड में बोले तब हम रेट्स होते हैं जो हमारी डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है उसे हम चेंज करते हैं। लेकिन इस केस में हम जो हमारी कैश फ्लोज हैं उन्हीं को ही एडजस्ट कर देते हैं। उनमें एक सर्टेनिटी कुछ प्रोबेबिलिटी या कुछ परसेंटेज दिया हुआ रहता है, उससे हमें कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करना होता है और फिर हमें जो कैश फ्लो आती है उसे हम सर्टेनिटी कैश फ्लो का कहते हैं, एस्टिमेटेड कैश फ्लो। और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो लगाते हैं टू डिस्काउंट द एडजस्टेड कैश फ्लो। तो इस मेथड में एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट आर कन्वर्टेड टू इक्विवेलेंट रिस्क लेस अमाउंट, क्योंकि हमने उस अमाउंट को रिस्क लेस कर दिया इसलिए हम उसको रिस्क फ्री रेट से करते हैं, ना कि हमारा जो एक्चुअल कॉस्ट दिया हुआ है। द ग्रेटर द रिस्क, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही स्मॉलर हम लेंगे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट वैल्यूज फॉर रिसिप्ट्स एंड लॉन्गर द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट वैल्यू फॉर द पेमेंट। इस बात का ये मतलब होता है कि अगर हम कैश फ्लो हमने बोला है कि 10,000 समझिए मिलने वाला है, लेकिन हमें लग रहा है नहीं रिस्की बहुत है ये, यानी कि 10,000 की श्योरिटी नहीं है, तो हम जो सर्टेनिटी कितना लेंगे उसकी कि भाई सिर्फ 20% है। अगर परसेंटेज वाइज में बोले रिस्क ज्यादा है तो यानी कि परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी हम क्या लेंगे, स्मॉलर लेंगे। यानी कि समझिए हमने बोला कि सिर्फ 20% ही होने वाला है, तो उस हिसाब से क्या होगा, हमारा जो वैल्यू आएगी वो लॉन्गर द कैश इक्विवेलेंट वैल्यू जो होती है वो लॉन्गर हो जाएगी फॉर द पेमेंट। यानी कि इधर बात वही रखनी है कि अगर रिस्क ज्यादा है तो स्मॉलर प्रोबेबिलिटी लेंगे, दिस स्मॉलर सर्टेनिटी देंगे हमें उसे। दिस अप्रोच इज सुपीरियर टू द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट अप्रोच। जब हम रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट अप्रोच करते हैं यानी कि हम डिस्काउंट रेट को एडजस्ट करते हैं, उससे ज्यादा अच्छा होता है हम कैश फ्लो को ही डिस्काउंट या सर्टेन बना लें, तो ये उससे मेथड अच्छा है। द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच एडजस्ट फ्यूचर कैश फ्लोज रेदर देन द डिस्काउंट रेट। वही बात इधर उन्होंने वापस लिखी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर मोर प्रिसाइजली मेजरिंग द रिस्क। जब भी हमें रिस्क को मेजर करना होता है प्रिसाइजली, एकदम करेक्ट, जितना एक्यूरेट में हो सके उतने के लिए, तब हम सेंसिटिविटी एनालिसिस लेते हैं। इट हेल्प्स इन असेसिंग द इंफॉर्मेशन एज टू हाउ सेंसिटिव द एस्टिमेटेड पैरामीटर्स ऑफ अ प्रोजेक्ट सच एज कैश फ्लो, डिस्काउंट रेट, प्रोजेक्ट लाइफ टू द एस्टिमेशन एरर। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, ये एक ऐसी टेक्निक होती है कि कौन कौन से जो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो हमारे एस्टिमेटेड पैरामीटर्स हैं, जैसे कि कैश फ्लो क्या होगा, डिस्काउंट रेट हम क्या लगाने वाले हैं, या हमारे प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी होगी, ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। तो हमें देखना है कि ये ईच ऑफ द
पैरामीटर्स हैं वो कितने सेंसिटिव हैं, और सेंसिटिव का मतलब होता है कि उनसे वो कितना इम्पैक्ट डालते हैं हमारे एनपीवी पे। अगर इनमें कोई चेंज होगा तो हमारे अल्टीमेटली एनपीवी में कितना चेंज आएगा। इट इज अ टेक्निक ऑफ रिस्क एनालिसिस विच स्टडीज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्राइटेरियन ऑफ मेरिट लाइक एनपीवी और आईआरआर टू वेरिएशन इन द अंडरलाइंग फैक्टर्स लाइक सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी सोल्ड, रिटर्न्स फ्रॉम इन्वेस्टेड एक्सेट्रा। तो वही बात इन्होंने फिर से लिखी है कि जो भी एनपीवी में या आईआरआर जो भी हम निकाल रहे हैं उसके अंदर कितना वेरिएशन आ रहा है, कितना चेंज हो रहा है, जब भी एक अंडरलाइन फैक्टर एवरीथिंग अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें वही की वही है, सिर्फ एक फैक्टर में हम चेंज लेके आएंगे और उसका इंपैक्ट देखेंगे हम एनपीवी पे, तब हम उसे सेंसिटिविटी एनालिसिस कहते हैं। अब जब हम सेंसिटिविटी एनालिसिस कर रहे होते हैं तब हमें ऐसे कौन कौन से सवाल पूछने चाहिए, तो वो लिखे हुए यहाँ पे कि एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पे कि एनपीवी में क्या होगा अगर 50,000 की जगह हम 80,000 एक्सपेक्ट करने लग जाए। तो वही लिखा है कि एनपीवी में दूसरा एग्जांपल दिया, एनपीवी में क्या इंपैक्ट आएगा अगर इकोनॉमिक लाइफ सिर्फ 3 साल रह जाए जबकि हमारी एक्सपेक्टेड 5 ईयर्स है। इस हिसाब से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो व्हेनेवर देयर इज एन अनसर्टेनिटी, जो कि हमेशा ही फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन ही है, तो हमेशा जब भी अनसर्टेनिटी होती है तभी हमें सेंसिटिव एनालिसिस करने चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन हमें ये भी बात याद रखनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक टूल है टू एनालाइज एंड मेजर द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ये रिमूव नहीं कर देता रिस्क और अनसर्टेनिटी, लेकिन हम सिर्फ एग्जम्पशन ले सकते हैं। हम मतलब आप समझ सकते हैं कि मेजर रिस्क करना यानी कि रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, और जितनी अनसर्टेनिटी होती है उसको थोड़ा सा सर्टेनिटी की तरफ हम लेके जा सकते हैं, लेकिन रिस्क अवॉइड नहीं कर सकते, अनसर्टेनिटी रिमूव नहीं हो सकती इससे। इसके अंदर एग्जम्पशंस होते हैं, जैसे कि कैपिटल बजटिंग में 3 एजम्पशंस पे बात चलती है। एक हो गया कि कैश फ्लो हम बोल रहे हैं, फर्स्ट होगा मोस्ट लाइकली और ऑप्टिमिस्टिक। जैसे कि मैं हमेशा मैं जब भी एग्जाम देके आती हूँ उसके बाद मैं ये 3 कॉलम बनाती हूँ कि मोस्ट लाइकली कितने मार्क्स आने चाहिए, अगर एग्जामिनर है अगर बहुत ही कम मार्क्स दे या हार्ड चेकिंग हो तो कैसे मार्क्स आएंगे, और अगर बहुत ही लीनियंट चेकिंग हो तो किस हिसाब से मार्क्स आएंगे। तो ये वही है, उन 3 पैरामीटर्स के ऊपर, 3 एजम्पशंस के ऊपर हम कैश फ्लो बेस होते हैं हमारे। और जो सेंसिटिव एनालिसिस होता है उसके अंदर अगेन 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है कि आइडेंटिफिकेशन करें हम क्या क्या वेरिएबल या क्या क्या पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि लाइफ हो गया, कैश फ्लो हो गया, उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर, उसमें रिटर्न कितना है, अगर सेल कर रहे हैं तो सेल कितना होगा, गुड्स कितने हैं, सेलिंग प्राइस कितनी होगी। ऐसे हम सारे फैक्टर्स को, सारे वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनका एक रिलेशनशिप स्थापित करेंगे कि अमंग डिफरेंट वेरिएबल्स उनमें आपस में क्या क्या रिलेशनशिप है। फिर उसके बाद में हम एनालाइज करेंगे द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस, जब एक वेरिएबल में चेंज आता है तो उसके लिए उसकी वजह से एनपीवी में कितना चेंज आता है। और डिसीजन मेकर को सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हुए हर समय ये सोचते रहना चाहिए व्हाट इफ, यानी कि अगर ऐसा हुआ तो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। पहला वाला हमने पढ़ा था सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच, दूसरा था हमारा सेंसिटिविटी एनालिसिस, और अब ये तीसरी बात हम जो पढ़ रहे हैं वो है सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हमेशा जब भी हम कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो क्या होता है, कमर्शियल इवैल्यूएशन तो हो जाता है उसका, लेकिन वो इनफ नहीं है कि हमारे लिए मतलब जो पर्टिकुलर हम जिस भी कंपनी की बात कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लेना चाह रहा है तो हम उसके एंगल से तो देख लेते हैं कि हाँ भाई कितना प्रॉफिट होगा, कितना उससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी होगी, लेकिन सिर्फ ये ही काम मतलब ये काम सिर्फ जस्टिफाई नहीं करता कि आप फंड्स को कमिट कर दें उस काम के लिए। जब भी खास करके तब जब जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं जिसमें हमारा पैसा लग रहा है वो पब्लिक यूटिलिटी के लिए होने वाला है, जैसे कि आप समझ सकते हैं पब्लिक प्रोजेक्ट्स में आ जाते हैं ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। जब आप पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे कि इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बना रहे हैं और वही आपका प्रोजेक्ट है, तो इसमें सिर्फ आप अपना कमर्शियल इवैल्यूएशन करके फंड्स कमिट नहीं कर सकते। फिर चाहे, क्योंकि क्या होता है जब आप पब्लिक के लिए सोच रहे हैं तो आपको सोसाइटी एज अ होल, उनके इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एज अ होल सोचना चाहिए। और अगर आपकी फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं भी लग रही है, इररेस्पेक्टिव अगर आपकी फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं है यानी कि लॉस में जा रहा है, तो भी आपको काम करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जनहित में जारी है। अगर कोई चीज जनहित में जारी है तो उसके लिए आप अपना सिर्फ मुनाफा नहीं देख सकते, अपना सिर्फ नुकसान नहीं देख सकते। इस एनालिसिस में हम रेफरेंस देते हैं सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट को, ये सोशल कॉस्ट और उसकी बेनिफिट कितनी आ रही है, सिंस दे कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू यील्ड एन एडिक्वेट कमर्शियल रेट ऑफ रिटर्न्स ऑन द फंड्स एम्प्लॉयड एटलीस्ट ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड। क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हो गई, कुछ कमर्शियल फैसिलिटी या इंडस्ट्रियल हो गया प्रोजेक्ट, तो उसमें क्या होता है उनका जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे एक ब्रिज बन रहा है, पब्लिक के लिए बन रहा है, लेकिन उसमें हो सकता है भाई कि 6 से 7 महीने, कभी कभी 1 से 2 साल लग जाए। कोई बड़ा हाईवे या कुछ कनेक्टिंग सबवे या कुछ बन रहा है तो उसमें 1 से ज़्यादा टाइम लग सकता है, 1 से ज़्यादा साल लग सकता है। तो शॉर्ट टर्म पीरियड में हो सकता है कि आप नुकसान में हो, आपके या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में हो, वैसी स्थिति में हो, और या फिर आप फुली लॉस में भी हो, लेकिन फिर भी आपको
सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को देखते हुए वो काम या वो प्रोजेक्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि अ सोशल रेट ऑफ रिटर्न इज मोर इम्पोर्टेंट। ये बहुत अच्छी बात है कि सोशल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में 2 पॉइंट इन्होंने और लिखे हैं। एक है, अगर आपको ये नाम याद रहे दोनों तो अच्छी बात है, नहीं तो एक नाम तो जरूर याद रखें, ये इजी है, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोशल डिजायरेबिलिटी प्रोजेक्ट्स के बारे में बताती है। ये भी एक अच्छी सेंटेंस है, आप ये मार्क करके रखिए। सोशल डिजायरेबिलिटी यानी कि सोशली कोई चीज़ डिजायरेबल है कि हाँ भाई ये होनी चाहिए, तो वो भी हमें कंसिडर करना चाहिए। और दिस टेक्निक हैज़ गॉट मोर रेलिवेंस इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको इस बात पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल, पब्लिक कैपिटल जो है उसका प्रेसिडेंस होता है ओवर द प्राइवेट कैपिटल। जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज होती है वहाँ पे पब्लिक का पैसा ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर ज़्यादा बड़े काम करती है। प्राइवेट कैपिटल जो होता है वो जितना नहीं रहता जितना कि पब्लिक मैटर करता है। अभी ये वाला क्वेश्चन भी आपके सिमिलर लाइंस पे जा रहा है। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पर। अब यहाँ पे हमें बताना है कि सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में जो 3 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमें बताना है कि जब हम इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन करते हैं तब हमें किस हिसाब से ज़्यादा ध्यान रखना है सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का। तो इसमें लिखा हुआ है कि मॉरल, पहले वाला जो आप इंट्रो है उसमें से भी कुछ लाइंस लिख सकते हैं और एक मिक्स एंड मैच करके इसका आंसर बना सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ PSU एंड पब्लिक सेक्टर इज टू अंडरटेक सोशली डिजायरेबल प्रोजेक्ट। देखिए ये लाइन बहुत बार आएगा, ये फ्रेज है, मतलब ये कीवर्ड है पूरे आंसर का, सोशली डिजायरेबल प्रोजेक्ट। ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है PSU और प्राइवेट सेक्टर की भी कि वो सोशली डिजायरेबल प्रोजेक्ट्स को ले, अंडरटेक करें। feasibility analysis and cost benefit study from point of view of investors। मोस्टली तो हम क्या करते हैं, सिर्फ feasibility analysis करते हैं कि हमारे लिए feasible है क्या, और cost benefit analysis करते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। यानी कि वो एक शॉर्ट, मतलब बहुत शॉर्ट कम्युनिटी, जैसे कि आप बोलेंगे सिर्फ स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हुए, वो भी सिर्फ शेयर होल्डर्स वगैरह, इन्वेस्टर्स वगैरह। तो ये जो बात होती है वो कन्वेंशनल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होती है। जब हम सिर्फ इन्वेस्टर्स के कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और उनका फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं तब हम उसे कन्वेंशनल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। और ये क्या है, ये जो मेथड है वो इग्नोर कर देता है या कंसिडर ही नहीं करता सोसाइटल इफेक्ट ऑफ सच प्रोजेक्ट, क्योंकि ये सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो कर ही नहीं रहा है। इसीलिए जब भी हम सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो रिकमेंड करते हैं और वही लिया जाता है जब भी सोशल कॉस्ट और बेनिफिट्स को हमें एनालाइज करना होता है, क्योंकि हमें अगेन सोशली डिजायरेबल प्रोजेक्ट्स को लेना चाहिए और जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, स्केर्स नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उन्हें बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी में यूज करना चाहिए। जैसे कि अभी एकदम बेस्ट एग्जांपल दिया जाए तो जैसे हमारे कोल की बात हो रही है कि आजकल जो कोल है वो बहुत ही ज़्यादा स्केर्स वाली और डेंजरस सिचुएशन में आ रहा है कि हमारे पास जो स्टॉक रहता है वो बहुत ही कम होता जा रहा है। तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पे इम्पैक्ट आएगा। और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी तो मेन चीज़ होती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो कंट्री डेवलपमेंट सब कुछ रुक जाएगा। तो इसलिए जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज को, यानी कि हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना चाहिए ताकि हम फ्यूचर प्रेजेंट जनरेशन को तो केटर करें ही, फ्यूचर जनरेशन को भी केटर कर सकें। और नेक्स्ट बात है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी देखना चाहिए और रेवेन्यू हम कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं नेशन की GDP में, वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप ये सारे पॉइंट को एक तरह से इन्होंने यहाँ पे समराइज करके बताया हुआ है कि सोशल बेनिफिट एनालिसिस में क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्राइटेरिया होनी चाहिए, आउटपुट पर यूनिट ऑफ कैपिटल कितना निकल रहा है वो देखना चाहिए, वैल्यू एडेड पर यूनिट कितनी है वो भी बतानी चाहिए। और जब भी हम समझिए कि अगर आप एक्सपोर्ट करें, आपने देखा होगा एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है, एनकरेज करती है बहुत ज़्यादा कि हाँ ये करिए। वही क्यों इसमें एनकरेज क्यों करती है, क्योंकि हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लेके आते हैं तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो सरप्लस बढ़ता है मतलब। और वहीं अगर हम इंपोर्ट करते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट को उसके ऊपर प्रोहिबिशन रहता है, क्योंकि उसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज हमें पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिडक्ट होता रहता है। इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज बेनिफिट रेशो को भी ध्यान में रखते हुए हमें ये करना चाहिए, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। आपके लिए तो कोई चीज़ बेनिफिशियल हो सकती है, आप बोलेंगे कि यहाँ से अगर रॉ मटेरियल लूँ तो वो सस्ता महंगा पड़ रहा है, और अमेरिका से कहीं और से इंपोर्ट करवा लूँ तो सस्ता है। वो आपके लिए एज अ कंपनी तो अच्छा होगा, लेकिन सोसाइटी के लिए वो गलत है। तो इसके लिए आपको सोसाइटी को ध्यान में रखना है, ना कि सिर्फ और सिर्फ खुद को। अब मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि कहता है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन प्रोजेक्ट अप्रेजल अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशंस। तो जब भी इन्फ्लेशनरी कंडीशंस होती है तब हमें प्रोजेक्ट को कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए, प्रोजेक्ट का अप्रेजल कैसे होना चाहिए। प्रोजेक्ट अप्रेजल नॉर्मली इन्वॉल्व्स feasibility evaluation from technical, commercial, economic
एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट। जब भी हम प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करते हैं, अप्रेजल का मतलब होता है उसका इवेल्युएशन कर रहे हैं, एक्सेप्ट रिजेक्ट क्या करना है उसका डिसीजन जब हम लेते हैं, तब हमें फिजिबिलिटी इवेल्युएशन करना होता है कि कितना फिजिबल है, एक्चुअल करने लायक है भी या नहीं। तो वो इवेल्युएशन 4 बेसिस पे होता है, 4 एस्पेक्ट पे होता है। सबसे पहला टेक्निकल, दूसरा कमर्शियल, तीसरा इकोनॉमिकल और चौथा फाइनेंशियल। ये चारों एस्पेक्ट को हमें देखना होता है। टेक्निकल का मतलब आप कह सकते हैं कि आपके पास सारी इक्विपमेंट वगैरह कुछ है क्या, कैपेसिटी है क्या। कमर्शियल मतलब वो प्रोडक्ट एक्चुअली यूजफुल है क्या, बिकेगा क्या। इकोनॉमिक मतलब कंट्री के अंदर क्या उसकी पॉलिसीज वगैरह कैसी है। और फाइनेंशियल एस्पेक्ट में आ गया कि आपको आपके पास कैपिटल, इक्विटी, डेट क्या है आपका, आपके पास कैपिटल रिक्वायरमेंट है भी या नहीं, लोन कैसे मिलने वाला है, वो सारी बातें। इसके बाद में अच्छा एक बात और, जब भी आप कोई भी आंसर लिखते हैं, एसएफएम हो या कोई भी थियरी क्वेश्चन आप जब भी अटेम्प्ट करते हैं ना, तो उसमें आपको सबसे पहले हेडिंग देनी चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमेशा हर आंसर में इन्होंने क्या दिया, एक हेडिंग दे रखी है, चाहे वो क्वेश्चन में से उठा के लिखी हो, लेकिन वो एक हेडिंग देते हैं। और पॉइंट्स जो है ना, अब आप जो आंसर लिखेंगे एसएफएम में हमेशा पॉइंट वाइज लिखें। मैंने कुछ आंसर में आपको बताया, जैसे ये पॉइंट 1 हो गया, यहाँ पे ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। कोई चीज़ों को मैं 2-3 पॉइंटों को मिला के एक पॉइंट बना दूंगी। वैसे आप भी बनाते जाइए और वैसे ही आपको आंसर लिखने भी हैं एग्जाम में। तभी पॉइंट वाइज आप जितना लिखेंगे खुला खुला लिखना है। जो थोड़ा कंजस्टेड या आप मजबूरी भी हो सकती है आपकी कि आपने पेज नहीं छोड़ा, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पेज छोड़ें और कंजस्टेड नहीं लिखें। क्योंकि मैंने देखा है सजेस्टेड कॉपी में भी किसी बच्चे ने कंजस्टेड लिख दिया तो उसको मार्क्स अलॉट नहीं हुए, हालांकि उसका जो आंसर था वो पूरा का पूरा करेक्ट था और सजेस्टेड आंसर से भी मैच कर रहा है। इसलिए ये बात ध्यान में रखिए। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है, प्रोजेक्ट कैश फ्लोज यूजुअली ऑकर इनिशियली एंड इनफ्लोज कम इन फ्यूचर। तो ये मोस्टली हर प्रोजेक्ट में होता है कि हमें पहले तो आउटफ्लो हो जाता है सिर्फ और सिर्फ, और बाद में इनफ्लोज होते हैं वो नेक्स्ट ईयर से या इन फ्यूचर होते हैं। जब भी इन्फ्लेशनरी कंडीशन होती है तो प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्रीज करती है इन ऑल हेड्स। जब भी आपको मालूम है, जब जैसे कि इन्फ्लेशन लगता है तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक आपके प्रोडक्ट पे लगेगा, अरे उसके रॉ मटेरियल पे, आपके लेबर पे, हर चीज पे इन्फ्लेशन होता है। तो ऑल मतलब ऑल एस्पेक्ट पे लगता है, ऑल हेड्स पे लगता है। ऐसा नहीं होगा ना कि सिर्फ आपके लिए इन्फ्लेशन होगा और आपके पड़ोसियों के लिए नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। इन्फ्लेशन होगा तो सबके लिए होगा। वही बात है, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्रीज होती है वो ऑल हेड्स में होती है, जैसे कि लेबर, रॉ मटेरियल, फिक्स इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, हर चीज के ऊपर, रेम्यूनरेशन हर चीज के ऊपर होता है। और इसकी वजह से ये इनके एक्चुअल पॉइंट हुए कि अगर आप बोले कि इन्फ्लेशन की वजह से, मेन आंसर ये, वो वाला तो इंट्रो था। तो पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्रीज होती है सारे हेड पे। दूसरी बात है कि ये इरोड कर देता है परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स। क्यों? क्योंकि उनके पास जो चीज पहले 100 रुपए में मिल रही थी अब वो 150 में मिल रही है। तो अगर उनके पास 100 का ही बजट था तो वो क्या करेंगे, एक चीज भी वो बराबर नहीं ले पाएंगे। तो इस हिसाब से परचेसिंग पावर जो होती है कंज्यूमर की वो खत्म हो जाती है, इरोड हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। और इसी वजह से डिमांड जो पैटर्न थी, जो पहले समझिए 10 प्रोडक्ट की डिमांड थी, अब वो घट के 8, 5 ऐसे रह जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स वो भी क्या कर सकते हैं, अपने जो लेंडिंग रेट है वो इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब भी मार्केट में दिक्कत आती है, कुछ होता है, वो लोग भी अपनी इन्फ्लेशन के हिसाब से जो लेंडिंग रेट्स होती है वो इंक्रीज कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं, मतलब एस्केलेशन आ जाता है उनमें, एक इंक्रीज आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि फॉलोड बाय गवर्नमेंट एजेंसी, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो जब भी हम इन्फ्लेशन का जो गाइडलाइंस होती है या प्रोजेक्ट अप्रेजल, जब भी हम इन्फ्लेशन को देखते करते हैं, तो ये वाली जो गाइडलाइंस होती है वो गवर्नमेंट एजेंसी, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉलो करती है। कि वो क्या क्या कर सकती है इसमें, सबसे पहले तो इट इज एडवाइजेबल टू मेक प्रोविजन। तो हमें क्या करना चाहिए कि एस्केलेशन कॉस्ट ऑन ऑल हेड्स ऑफ कॉस्ट, हमें एक प्रोविजन बना के चलना चाहिए कि ये जो हमारा ये सारे हेड्स हैं, जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे लिया कि रेम्यूनरेशन है, तो अभी हम रेम्यूनरेशन लेटेस्ट से 5000 दे रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर प्रोविजन इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए हमें समझना चाहिए कि भाई 6000 भी देनी पड़ सकती है हम। दूसरी बात आती है कि वेरियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या क्या है, हमारे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या है, और उसको स्क्रूटिनाइज यानी एकदम से चेक करना चाहिए कि प्रोबेबल रिवीजन हो सकता है क्या उसके रेट ऑफ रिटर्न में, रेट ऑफ इंटरेस्ट में, सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट में क्या इंपैक्ट आ सकता है इन्फ्लेशन का, वो देखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें एडजस्टमेंट देखना चाहिए इन प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो प्रोजेक्शंस। तो क्या क्या एडजस्टमेंट आ सकते हैं, हमारी प्रॉफिट के ऊपर क्या असर पड़ेगा इन्फ्लेशन का, क्योंकि कॉस्ट वगैरह बढ़ जाएगी तो हमारा प्रॉफिट शायद रिड्यूस हो सकता है। और दूसरा हमारे कैश फ्लोज जो हमने निकाले, इनफ्लोज आउटफ्लोज, उनके ऊपर कितना इंपैक्ट आने वाला है, यानी कि उनको इन्फ्लेशन ऐड करके हमें इन्फ्लेशन का इंपैक्ट लेके वो कैश फ्लोज बनाने चाहिए, निकालने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें एग्जामिन करना चाहिए फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट एट द रिवाइज रेट। अब जो रिवाइज रेट आ रही है हमारी
जो हमने सारी चीज़ें निकाली है या हमारे कॉस्ट पे ही आ गया, तो यानी कि डिस्काउंटिंग रेट पे अगर इम्पैक्ट आ गया तो उस हिसाब से अभी हमें फाइनेंशियल वायबिलिटी देखनी चाहिए, ना कि सिर्फ हमारे एस्टिमेटेड पे, लेकिन इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हुए हमें ये फाइनेंशियल वायबिलिटी देखनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट इसमें आता है कि प्रोजेक्ट्स हैविंग अर्ली पे बैक पीरियड शुड बी प्रेफर्ड। ये बात क्यों कि जिनका अर्ली पे बैक पीरियड है, पे बैक पीरियड का होता है कि आपने जो आउटपुट डाला है, यानी कि आपने जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है वो प्रोजेक्ट में, वो आप कितने सालों में रिकवर कर लेंगे, यानी कि कितने सालों मतलब आगे आगे मिलेगा, तो उसकी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकाल के फिर आपको वो कंपैरिजन करना होता है। डायरेक्टली आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इसमें लिखा है कि आपको अर्ली पेबैक वाले पीरियड्स को आपको सेलेक्ट करना चाहिए प्रोजेक्ट को। क्यों? क्योंकि जितना आगे जाएंगे उतना ज्यादा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होगा, जितने आगे आगे सालों पे जाएंगे। इसके लिए जिनका अर्ली पेबैक पीरियड होगा वो लेस रिस्की होंगे कंपेयर टू जिनका पेबैक पीरियड लॉन्गर होगा, क्योंकि उसके ऊपर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ज्यादा आएगा, अनसर्टेनिटी ज्यादा बढ़ेगी। फॉलोइंग टू अप्रोचेस में भी यूज जब भी हमें इन्फ्लेशन का देखना होता है। तो दो ही तरीके हैं, क्या कर सकते हैं, या तो आप अपने कैश फ्लोज को एडजस्ट कर लीजिए कि उसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट डाल दीजिए, या फिर एक एक आपको आपके सारे पैरामीटर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, कि कैश फ्लो को इंक्रीज करना पड़ेगा। इसके बदले आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी रेट है डिस्काउंटिंग फैक्टर को एडजस्ट कर दीजिए। यानी कि समझिए कि अगर आपकी जो रेट थी एक्सेप्टेंस रेट, यानी कि आपका डिस्काउंटिंग रेट आपने 15 पकड़ा था, लेकिन आप समझ रहे हैं कि एक्सपेक्टेड एनुअल इन्फ्लेशन अभी 5% होने वाला है, तो आप क्या करेंगे, 15 का 5% और बढ़ा देंगे, यानी कि हमारी एडजस्टेड डिस्काउंट रेट क्या हो जाएगी, 15.75%, है ना। यहाँ पे क्या किया आपने, सिर्फ डिस्काउंट रेट को इन्फ्लेशन में डाल दिया। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि आप सिर्फ आपके कैश फ्लोस को, यानी कि सारे के सारे कैश फ्लोस के ऊपर आप अपना इन्फ्लेशन का पॉइंट डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल रेशनिंग के ऊपर। कैपिटल रेशनिंग का मतलब क्या होता है, जब भी व्हेन देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ फंड्स, यानी कि फंड्स की आपके पास कमी है, तब हम कैपिटल रेशनिंग यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, कैपिटल रेशनिंग का एक्चुअल मतलब होता है कि आप यूटिलाइज कर रहे हैं एग्जिस्टिंग फंड्स को इन मोस्ट प्रॉफिटेबल मैनर by selecting the acceptable projects in the descending order or ranking with limited funds available। तो इसमें क्या लिखा है कि जब कैपिटल रेशनिंग का कब हम यूज करते हैं, जब हमारे पास स्कैरसिटी ऑफ फंड्स होती है, यानी कि हमारे पास फंड्स बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है और उनकी कमी है, तब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग फंड्स है उसमें से हम मोस्ट प्रॉफिटेबल मैनर में जो हैं वो वाले प्रोजेक्ट्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और वो एक्सेप्टेबल भी होने चाहिए, और उन्हें हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। यानी कि डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे, जो ज्यादा बेनिफिट कर रहा है उससे, और जो कम बेनिफिट कर रहा है, कम प्रॉफिटेबल है, उस हिसाब से मोस्ट प्रॉफिटेबल ऊपर और लेस प्रॉफिटेबल नीचे नीचे। और फिर हम क्या कर सकते हैं कि लिमिटेड जो फंड्स अवेलेबल है उनके हिसाब से रैंकिंग दे दे कि भाई हाँ ये प्रोजेक्ट ले लेना चाहिए, इसको 1 रैंक दे दो, फर्स्ट रैंक दे दो, सेकंड रैंक दे दो, ऐसे। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं हम वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कि हमारे पास ऑप्शन तो है भाई, हमारे पास ऑप्शन है कि हम इतने सारे, हमारे पास 5 प्रोजेक्ट है करने को, लेकिन 5 में से समझिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, अगर 5 का करें तो हमारे पास कैपिटल होना चाहिए 500 करोड़, लेकिन हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ 300 करोड़। तो अब हम क्या करेंगे, उनकी सबकी कॉस्ट अलग अलग है, या फिर आप इक्वल समझे जैसे भी हो, तो उसके हिसाब से आप उनका एनालिसिस करेंगे कि मोस्ट प्रॉफिटेबल कौन से 3 प्रोजेक्ट है, उनके अंदर आप पैसा लगाएंगे। ऐसा जब भी कैपिटल रेशनिंग होती है, ये किस वजह से होती है, या तो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होती है या इंटरनल। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या आ गया कि आपकी जो बोरोइंग रेट है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, यानी कि इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा ही लग रहा है, या फिर आपको अवेलेबिलिटी नहीं है कि आप ज्यादा और लोन नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर डेट इक्विटी रेशियो आपको जो मेंटेन करना है उस वजह से आपको लोन नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात आती है इंटरनल कंस्ट्रेंट। इंटरनल कंस्ट्रेंट क्या होती है, कोई भी मैनेजमेंट ने अगर इम्पोज कर रखी है कंडीशन कि भाई नहीं, हमें इस साल में जो काम करना है उसमें सिर्फ और सिर्फ 300 करोड़ ही लगाए जाएंगे, ये हमारे मैनेजमेंट ने खुद से ऊपर डाल रखी है। तो एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि दूसरे लोगों ने बोला है कि आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं कि इतना ही लेना है, तो वो आपकी एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट हो गई। और अगर आपने बोल रखा है कि भाई पॉकेट मनी से मैं अपने ऊपर जो खर्चा करूंगा वो खाने के ऊपर इतना ही करूंगा और कपड़ों के ऊपर इतना ही करूंगा, तो उस हिसाब से जो आपने लिमिट सेट की वो इंटरनल कंस्ट्रेंट हो गई, और जो पेरेंट्स ने लिमिट कंस्ट्रेंट दे रखी है वो एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट हो गई। प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड एज अ होल और रिजेक्टेड। इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि आप हाफ प्रोजेक्ट तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते ना। ब्रिज का बनाना है तो खाली नीचे के स्टैंड लगा दिया, ऊपर का कुछ नहीं बनेगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो जो प्रोजेक्ट होगा वो इन एंटायरिटी, इन होल या तो एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा। इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड इन पीसमिल। पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने वाला है, यहाँ पे आधा आधा कर लिया, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। प्रोजेक्ट लेंगे या तो पूरा लेंगे या तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। जब भी हम ये मेथड लेते हैं तो IRR और NPV ही बेस्ट बेसिस होते हैं इवैल्यूएशन के लिए। आप अगर चाहें तो आप फिर से ये पढ़ सकते हैं। इन नटशेल यहाँ पे कैपिटल रेशनिंग का मतलब दिया है कि हम एक्सेप्टेबल इन्वेस्टमेंट को रैंक करेंगे सबसे पहले, तो उसके हिसाब से मैनेजमेंट जो मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होगी उसे फर्स्ट लेके उसे सेलेक्ट की जाएगी। जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे उनको बेस्ट एडवांटेज में कहाँ यूज हो सकता है और वो हाईएस्ट रिटर्न दे सकते हैं, उस हिसाब से कंपनी सेलेक्ट करेगी। और लास्टली या तो IRR मेथड या फिर NPV मेथड यूज होता है।
जब भी हम रैंकिंग देते हैं इन्वेस्टमेंट को। इसके बाद में हम देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है कंसेप्ट ऑफ जीरो डेट ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो जीरो डेट ऑफ अ प्रोजेक्ट क्या होता है, तो समझिए ये मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया था, वो देख लेते हैं कि यहाँ पे आपने कुछ प्री एक्टिविटी स्टार्ट की, जैसे कि आप प्रोजेक्ट करने वाले हैं, और उसके अंदर आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन की अगर जैसे बात करें तो जैसे आपने पढ़ाई शुरू की तो आप यहाँ पे मटेरियल्स इकट्ठा कर रहे हैं और फिर आपको पढ़ाई शुरू करनी है। तो अगर आपको पढ़ाई शुरू करनी है और आप यहाँ पे मटेरियल्स इकट्ठा करते रहेंगे क्या, नहीं, आपके पास स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स जो भी है सारे इस वक्त तक कंप्लीट हो जाने चाहिए, यानी कि जो भी आपका स्टार्ट पॉइंट होगा उसके तक आपकी प्री एक्टिविटीज जो है वो सारी कंप्लीट होनी चाहिए। तो वही इसमें भी लिखा हुआ है। और उसके बाद आपकी जो पढ़ाई होगी आप कहाँ से काउंट करेंगे, जिस डेट से आपने एक्चुअल पढ़ाई स्टार्ट की है, इस डेट को ही हम जीरो डेट कहते हैं। जहाँ से आपने पढ़ाई स्टार्ट की वो जीरो डेट, और आपकी एंटायर जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन होगा वो कहाँ से काउंट होगा, आपके प्रोजेक्ट डेट आपने जहाँ से जीरो डेट किया है और वहाँ से आपकी एग्जाम वाले दिन तक, ये आपका कंप्लीशन वाला पॉइंट हुआ। इस हिसाब से आप समझिए कि जीरो डेट इज ऑफ अ प्रोजेक्ट मीन्स अ डेट फिक्स्ड फ्रॉम विच इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट बिगिंस। जब से काम इम्प्लीमेंट होने लगता है उसे हम जीरो डेट कहते हैं। तो जीरो डेट होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ऑफ इनकरिंग कॉस्ट, जब से आपकी कॉस्ट लगने लगी वो वाला पॉइंट। प्रोजेक्ट कंप्लीशन पीरियड इज काउंटेड फ्रॉम जीरो डेट। जब भी प्रोजेक्ट कंप्लीशन जो पीरियड होता है वो काउंट होता है फ्रॉम द जीरो डेट। और प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटीज शुड बी कंप्लीटेड बिफोर जीरो डेट। जो भी हमें प्री एक्टिविटीज करनी है वो जाहिर सी बात है कि जीरो डेट के पहले ही कंप्लीट हो जानी चाहिए, शुरू होकर खत्म भी हो जानी चाहिए यहाँ तक, तभी आप एक्चुअल प्रोजेक्ट में जो इम्प्लीमेंटेशन वाला काम है वहाँ करेंगे। और यहाँ पे कॉस्ट इनकर की बात करेंगे, यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो प्लानिंग वाला फेज होगा वो यहाँ पे हो सकता है और एग्जीक्यूशन का सारा जो पार्ट है वो यहाँ इस फेज में होता है। तो इसमें प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है, सबसे पहला क्या, आइडेंटिफिकेशन, भाई कौन सा प्रोजेक्ट करना है। फिर हम देखेंगे कि हमारे प्लांट की कैपेसिटी कितनी है। उसके बाद में हमें टेक्निकल हेल्प की कितनी जरूरत होगी, क्या कुछ कोलैबोरेशन चाहिएगा, वो सब देखेंगे। फिर हम कौन से साइट पे ये सब करने वाले हैं, हमारे पास प्लीज होनी चाहिए उसके लिए बराबर। फिर उसके लिए जो भी साइट है उसके लिए भी एक्चुअल में हमें सर्वे करवा लेना चाहिए कि जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। फिर मैन पावर, कौन कौन लोग लगेंगे, उस हिसाब से हमें प्लानिंग करनी चाहिए। और रिक्रूटमेंट के लिए कितना की पर्सन वगैरह सबकी हमें वो देखना चाहिए। और लास्टली कॉस्ट और फाइनेंस शेड्यूलिंग, कि हमारा लोन वगैरह कितना होगा, कैसे कैसे फाइनेंस होगा, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होगा, वो सारी बातें भी प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटीज में आते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि है स्टेप्स फॉर सिमुलेशन एनालिसिस। लेकिन मैंने यहाँ लिख रखा है कि आफ्टर क्वेश्चन नंबर 10 यू हैव टू कम टू क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि यहाँ पे तो इन्होंने सीधा स्टेप्स पूछ लिया। लेकिन आपको क्या ये पता है कि सिमुलेशन एनालिसिस का मतलब क्या होता है, तो ये देखिए ये यहाँ पे अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, व्हाट इज सिमुलेशन एनालिसिस एंड हाउ इट इज बेनिफिशियल। तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 पे जाएंगे। सिमुलेशन क्या होता है, सिमुलेशन का मतलब होता है एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द एक्चुअल सिचुएशन। जैसे सिचुएशन होने वाली है उसका आप एक सिमुलेशन, जैसे कि एकदम रैंडम, एकदम नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो जैसे कि आप मॉक टेस्ट के लिए अपीयर होते हैं, कि फाइनल एग्जाम में अपीयर होने से पहले हम हमारे मॉक टेस्ट देते हैं। क्यों, कि वो एक एग्जैक्ट रेप्लिका बनाने बोलते हैं, यानी कि आपको जैसे 2 to 5 आपकी एग्जाम होने वाली है, 145 पे आपको पेपर मिलने वाला है, तो आप पूरी की पूरी एकदम एग्जाम एनवायरमेंट में अगर आप एग्जाम देंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो वही ये सिमुलेशन की बात आ जाती है। और इसको आप प्रोटोटाइप भी कह सकते हैं या ऐसा कुछ, कि उस हिसाब से सिमुलेशन क्या होता है, एग्जैक्ट रेप्लिका होता है ऑफ द एक्चुअल सिचुएशन। टू सिमुलेट एन एक्चुअल सिचुएशन अ मॉडल शैल बी प्रिपेयर्ड। जैसे कि प्रोटोटाइप वगैरह कुछ बनाने के लिए आपने देखा हो कंस्ट्रक्शन वगैरह पे होता है, तो कंस्ट्रक्शन करना रहता है कोई भी प्रोजेक्ट का, तो हमारी ये बिल्डिंग बनने वाली है, उसके लिए वो छोटे छोटे कार्स और छोटे छोटे गार्डन और ऐसे सब बना के वो मॉडल बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, ताकि आपको बता सकें, एक्चुअली एक्सप्लेन कर सकें, और उसी हिसाब से प्रॉब्लम्स भी जो आने वाली है उसे हम देख सकें। तो इसी को हम बोलते हैं सिमुलेशन एनालिसिस, के एक मॉडल को तैयार किया जाता है, मॉडल प्रिपेयर करते हैं और इन्फिनाइट कैलकुलेशन किए जाते हैं टू ऑब्टेन पॉसिबल आउटकम। और इन्फिनाइट कैलकुलेशन किए जाते हैं ताकि आप पॉसिबल आउटकम देख सके कि भाई ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसे करके कई सारे सिनेरियोस आप क्रिएट करेंगे और उस हिसाब से आप पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है वो डिसाइड करेंगे और प्रोबेबिलिटी दे देंगे हर एक एक्शन के लिए। मोंटे कार्लो सिमुलेशन, यानी कि मोंटे कार्लो जो पर्सन है उन्होंने सिमुलेसिस एनालिसिस स्टार्ट किया और उन्होंने क्या कहा कि जो हमने पहले पढ़ा है सेंसिटिविटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उन दोनों को साथ में लेके उन्होंने सिमुलेशन एनालिसिस प्रिपेयर किया है। इसके बाद में इस आंसर में आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने देखिए और कुछ नहीं, उनके स्टेप्स ही लिखे हुए हैं। तो स्टेप्स आप ये वाले क्वेश्चन नंबर 9 से कर सकते हैं। तो स्टेप्स ऑफ सिमुलेशन में क्या क्या आ गया वो देख लेते हैं। पहले सबसे पहला हम क्या करेंगे, मॉडलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या होगा, रिलेशनशिप बताएंगे एनपीवी में विद डिफरेंट पैरामीटर्स और वेरिएबल्स। तो मॉडलिंग में क्या आ जाता है, हमें रिलेशनशिप देखना होता है पैरामीटर्स और वेरिएबल्स में। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा स्पेसिफाइंग द वैल्यूज एंड प्रोबेबिलिटीज, कितने क्या क्या कैश फ्लोज वगैरह क्या हो सकते हैं, उनको वैल्यू डिफाइन कर देंगे हम और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो भी बता देंगे।
उस हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जो हम रैंडम टेबल वगैरह यूज करते हैं वो वाली एक वैल्यू हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और फिर हम डिटरमाइन करेंगे एनपीवी। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट स्टेप में हम ये सारे स्टेप यानी कि क्वेश्चन नंबर स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4 हम बार बार रिपीट करते रहेंगे, यानी कि रैंडम नंबर लेंगे, उस हिसाब से हम हमारी एनपीवी निकालते रहेंगे। ऐसे कई बार रिपीट करके हमारे पास कई सारी एनपीवी जमा हो जाएगी और उस हिसाब से हम ये सारी जो एनपीवी जमा होगी उसे हम प्लॉट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से वो लगाएंगे, प्लॉट करेंगे और तब डिसीजन लेंगे। जैसे कि आप ग्राफ के ऊपर आप बोल सकते हैं इतनी सारी आपके पास एनपीवीज आ गई, उस हिसाब से आप पॉसिबल आउटकम को चेक करेंगे। इसके बाद में इस आंसर में कुछ अगर लिखा है तो वो यही है कि एडवांटेजेस क्या क्या है सिमुलेशन एनालिसिस के। तो ये क्या हो सकता है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं ऑल टाइप ऑफ बैड मार्केट सिचुएशन बिफोर हैंड। क्यों? क्योंकि आपने सिमुलेशन कर लिया तो आपको पहले से पता चल गया, एग्जैक्ट रेप्लिका आपने बना ही लिया है, आगे आगे क्या क्या होने वाला है। जैसे कि मॉक टेस्ट अगर आपने दे दिया तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा आपको तो टाइम कंस्ट्रेंट आ रही है, आपकी स्पीड स्लो है, या आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपने सारे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, आपकी प्रैक्टिस की कमी है। इस तरह से आप जो भी बैड आपकी सिचुएशन जो आ रही है वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं और इस हिसाब से आप हैंडल कर सकते हैं प्रॉब्लम। क्या कर सकते हैं आप, न्यूमरस आप ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल लगा सकते हैं, आप इंटर रिलेशनशिप समझ सकते हैं अमंग डिफरेंट पैरामीटर्स, और लास्टली आप इंटरडिपेंडेंसी और अनसर्टेनिटी को भी कंसीडर कर सकते हैं। जो जो इंटरडिपेंडेंसी है ईच पैरामीटर में और क्या अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व है वो भी आप देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है कैपिटल बजटिंग का आखिरी क्वेश्चन। तो चलिए इसे भी पढ़ के इस चैप्टर को भी संपन्न करते हैं। तो क्या कंटेंट्स होते हैं एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, वो कंटेंट्स बताने। तो सबसे पहला एस्पेक्ट क्या आता है कोई भी प्रोजेक्ट में, तो क्या है उनके प्रमोटर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, तो उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनका पास्ट रिकॉर्ड परफॉर्मेंस वो सब क्या है वो हमें देखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडस्ट्री एनालिसिस। जिस इंडस्ट्री में वो प्रोजेक्ट प्रिवेल कर रहा है उसे उसका एनालिसिस करते हैं हम, और एनवायरमेंट हम विद इन द कंट्री भी देखते हैं और आउटसाइड भी कंट्री भी देखते हैं। फिर हम देखते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस क्या क्या है, यानी कि डिमांड सप्लाई का पोजीशन क्या क्या है, कैसी है, कंपेटिटिव का शेयर और मार्केट शेयर कितना है, और कंज्यूमर की क्या प्रेफरेंस है। ये सारी चीजें किस में आ गई, इकोनॉमिक एनालिसिस में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में आप सारी चीजें, रॉ मटेरियल, मैन, मशीन, लेबर, सब कुछ आपके जो है वो सारी चीजें इसमें अंदर आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनपुट। इनपुट यानी कि आपने रॉ मटेरियल, अगेन वही बात है कि रॉ मटेरियल कितना होगा, यहाँ पे उनकी कॉस्ट थी और यहाँ पे अवेलेबिलिटी चेक करेंगे कि इनपुट्स अवेलेबल है या नहीं। कोई रॉ मटेरियल आपके पास ऐसा है, नेचुरल रिसोर्स यूज कर रहे हैं जो कि स्कैर्स है, तो उस हिसाब से आपको वो सारी पॉइंट ध्यान में रख के करना रहता है। कि टेक्निकल आपको मैन पावर चाहिए लेकिन वो है क्या नहीं, उस हिसाब से देखना होगा। फिर आता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में आप देखेंगे टेक्निकल नो हाउ, प्लांट का लेआउट कैसा है, आपके पास ऑपरेटिंग कैपेसिटी प्लांट मशीनरी की कैसी है, वो सब देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस में। नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइनेंशियल एनालिसिस। तो जो कॉस्ट एनालिसिस था, पहला जो हमने कॉस्ट एनालिसिस किया था वो प्रोजेक्ट कॉस्ट एनालिसिस था, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट को देख रहे थे हम कि उसमें कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ओवरऑल फाइनेंस कैसे होगा, यानी कि उसमें हम हमारे कॉस्ट तो देखेंगे ही, प्रोडक्शन की कॉस्ट तो देखेंगे, उसके बाद रेवेन्यू में कितना आएगा, रेवेन्यू के बाद उसके ऊपर टैक्स कितनी पड़ने वाली प्रॉफिट वगैरह के ऊपर वो भी चेक करेंगे। साथ ही साथ हमारे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, हमारा ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा वो भी चेक करेंगे, और डेट इक्विटी जो हमारा रेशो है वो कितना है, उस हिसाब से उसको मेंटेन करते हुए चलना है। तो वो सारी चीजें हमारी फाइनेंशियल एनालिसिस में आती है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस में जो हमने कॉस्ट लिखा है, तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस इज अ ब्रॉड टर्म। फिर आता है फाइनेंशियल एनालिसिस, तो हो गया, ये तो हमने कंपनी के हिसाब से देख लिया। लेकिन इसके अलावा हमने पहले भी आंसर पढ़ा था, उसमें लिखा था कि सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि आपके लिए तो देखना ही है, कंट्री या फिर सोसाइटी एज अ होल के लिए भी आपको सोचना है। तो उसके लिए आप इकोलॉजिकल मैटर्स जो है वो देख सकते हैं, एनवायरमेंटल मैटर क्या क्या है, कि ऐसा नहीं हो कि आप नदी में अपने केमिकल्स डाल रहे हैं और नदी को पोल्यूट कर रहे हैं, ऐसे वो सारी चीज़ें। टेक्नोलॉजी कितनी होगी, ज़्यादा लोगों को अगर मशीनों से ज़्यादा काम हो रहा है यानी कि लोगों के ऊपर कमी आएगी, लोगों की ज़रूरत नहीं होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें भी देखनी चाहिए। इसके बाद में स्वॉट एनालिसिस करेंगे। स्वॉट एनालिसिस मतलब वही हो गया, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, क्या क्या इन्वॉल्व है, कि रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं क्या, कुछ फाइनेंशियल या फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट तो कुछ नहीं है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है, डेट इक्विटी कैपिटल कैसा है। तो कंपनी अपने लेवल पे स्वॉट एनालिसिस करेगी। और लास्टली वो क्या देखेगी, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल, यानी कि प्रोजेक्ट का शेड्यूल देखेंगे कि हम कब काम शुरू कर सकते हैं, उसका प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन, उसका जेस्टेशन पीरियड क्या होगा, हमें कितने ट्रायल रन करने पड़ेंगे, जैसे कि प्रोटोटाइप बनाना या कुछ और, कितनी गलतियां, ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होगा,
और कितना हमारे पास कुशन है फॉर कॉस्ट एंड टाइम कि हम अगर इनकेस डिले हो जाए तो कितना हम कर सकते हैं, यानी कि उसकी डेट कब खत्म होगा, कितना ड्यूरेशन होगा, ये सारी चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन शेड्यूल में आती है। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है उसके कंटेंट होते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हो और ये आपके प्रिपरेशन में भी हेल्पफुल है। अगर है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो एंड हैप्पी लर्निंग, दिस इज मी प्रियंका पुरोहित।